हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमिक गीक। आज हम ओमनी मैन की ओरिजिन्स और हिस्ट्री बताएंगे, जो मार्क यानी इनविंसिबल का डैड है। ओमनी मैन इस सीरीज का एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी कहानी भी बहुत मस्त है। लेकिन टेंशन ना लो, हम सब कुछ समझाएंगे। ये एपिसोड थोड़ा अलग होगा क्योंकि ओमनी मैन सिर्फ इनविंसिबल सीरीज का हिस्सा है, बाकी कोई टाइटल्स या अपीयरेंसेस नहीं है। तो हम बस उसके ओरिजिन्स, कैरेक्टर और सुपर पावर्स पर ही बात करेंगे। ओमनी मैन पहली बार देखा इनविंसिबल इशू 1 में जनवरी 2003 में, जिसे बनाया रॉबर्ट कर्कमैन और कोरी वॉकर ने। और वो एक एलियन रेस विल्ट्रमाइट्स से बिलोंग करता है। वो अर्थ आया और दुनिया के टॉप सुपर हीरोज में से एक बन गया। चलिए उसकी बैक स्टोरी और शुरुआत के सालों में चलते हैं। नोलन ग्रेसन एक विल्ट्रमाइट एलियन है जो विल्ट्रम नाम के प्लैनेट पर पैदा हुआ था और उसका बचपन थोड़ा टफ था। उसका डैड आर्गल विल्ट्रमाइट्स का लीडर था। उसको एक डिफेक्टर ने मार दिया जो इनके समाज के गलत तरीकों से इनकार करता था। नोलन बच्चा ही था तब उसके डैड के बारे में उसे कुछ याद नहीं रहा और उसे विल्ट्रमाइट दुश्मनों से बचाने के लिए उसकी असली पहचान को छुपा दिया गया। थ्रैग की लीडरशिप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और खतरनाक विल्ट्रमाइट वॉरियर और उसके कबीले के सबसे स्ट्रॉन्ग सदस्यों में से एक बन गया। थ्रैग ने फिर विल्ट्रम को ऑर्गेनाइज किया, जिसे हम विल्ट्रम एम्पायर कहते हैं। नोलन अपने ओरिजिन और विल्ट्रमाइट्स के बारे में अपने बेटे मार्क को बड़ी तफसील से बताता है। तो चलिए सीधा सोर्स से लेते हैं। इनविंसिबल इशू 11 में, जैसे हमने इनविंसिबल सीरीज में भी देखा, जब मार्क अपने बाप के साथ खून भरी जंग लड़ता है और उससे हारता है, तब उसका डैड फैसला करता है कि ठीक है बेटा, मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा। मैं सोचता हूँ तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं असलियत में कहाँ से आया हूँ। मैं विल्ट्रम प्लैनेट से हूँ, ये सच है, लेकिन ये वो प्लैनेट नहीं है जो मैंने तुम्हें इतनी बार बताया है। वो एक ऐसा प्लैनेट था जो एक परफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी हासिल कर चुका था, लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ। हमने डिसाइड किया कि हमारे लोगों को डोमिनेंस हासिल करने के लिए हमें अपने प्लैनेट से कमजोर लोगों को हटा देना होगा। ये एक बहुत गंदा प्रोसेस था। जब हमारा जंग में बर्बाद हुआ प्लैनेट ठीक हो गया तो हमने अपनी नजर बाहर की तरफ बढ़ाई। ये सुझाव दिया गया कि हम अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दूसरे प्लैनेट्स तक लेकर जाएं। हमारा मकसद था एक प्लैनेटरी एम्पायर एस्टेब्लिश करना, वो विल्ट्रम एम्पायर जो थ्रैग ने एस्टेब्लिश किया। हमें ये भी पता लगता है कि तुरंत हाई काउंसिल ने इस सुझाव को मंजूरी दी, तब वर्ल्ड कॉन्करिंग कमेटी बनी। इनिशिएटिव का पहला स्टेप था दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढना जो एक क्रूशियल स्टेज के डेवलपमेंट में थे। ऐसे प्लैनेट्स जो इतने डेवलप थे कि उन्हें एम्पायर में शामिल करना फायदेमंद होता, लेकिन इतने भी डेवलप नहीं कि हम उनके डिफेंसेस को पार कर सके। सेकंड स्टेप था एक ग्लोबल वॉच टावर लगाना, जहां से हम लंबे समय तक ऑक्यूपेशन के लिए सप्लाईज रखते और पूरा प्लैनेट ऑर्बिट से मॉनिटर करते। आखिरी स्टेप था एक टीम रिप्रेजेंटेटिव्स की भेजना सरफेस पर, जो हमारी टेक ओवर अनाउंस करेगा। ये टीम प्लैनेट पर रहकर उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगी और जो रेसेस हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे उन्हें हमारी टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिलेगा, जो उनके जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जो रेसेस हमारे खिलाफ आए उन्हें हमने वायलेंट तरीके से मारा। हमने ये भी जाना कि जब नोलन जवान हुआ तो उसने ड्यूटी के लिए साइन अप कर लिया। उसका काम था एक सर्च कमेटी में, जिसमें वो प्लैनेट्स ढूंढें और इवैल्यूएट करें जो हमारे लिए कॉन्कर करने के लायक होते हैं। हमें ये भी मालूम होता है कि जब वो सर्च कमेटी में शामिल हुआ तब तक ये ऑपरेशन बढ़ गया था और प्रैक्टिकली परफेक्ट हो गया था। हाई रैंकिंग और भरोसेमंद ऑफिसर्स को बेसिकली प्लैनेट्स दिए जाते थे जिसे वो समय के साथ कमजोर करते रहे। मैं सबसे पहले इस असाइनमेंट के लिए चुना गया था। हमें ये काम था कि हम प्लैनेट की एनवायरनमेंट से आदी हो जाएं और धीरे धीरे उसकी सोसाइटी का हिस्सा बन जाएं। हमने ये भी इंश्योर करना था कि प्लैनेट हमारे खिलाफ अपने आप को बचा नहीं सके। वो प्लैनेट हमारा होता था, जो हम चाहें उसके साथ करें 500 साल तक। नोलन ने इसे सबसे बड़ा प्रिविलेज माना और वो एक्साइटेड था अपने अपने प्लैनेट को लेकर, जो हमें पता है कि अर्थ था। उसके अर्थ पे आने पर हमें ये पता चलता है कि उसने अपने नए घर को कुछ दिनों तक सर्वे किया। नोलन मार्क को बताता है कि अर्थ एक वाइब्रेंट और अनोखी जगह है और शुरुआत में उसके लिए ये सब काफी अजीब था। नोलन बताता है कि पहले तो मुझे पसंद ही नहीं आया और मुझे मिशन एक्सेप्ट करने पर अफसोस हुआ। ये एक अजीब प्लैनेट था जिसका एटमॉस्फेयर और लोग भी अजीब थे, लेकिन ये मेरा था। जल्दी ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये एक आसान असाइनमेंट नहीं होगा। अगर वर्ल्ड कॉन्करिंग कमेटी को पता होता कि अर्थ इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो शायद उन्होंने ये चूज ही नहीं किया होता। मैंने खुद को सुपर हीरो कम्युनिटी का एक रेगुलर हिस्सा बना लिया। मेरे नेचुरल विल्ट्रमाइट एबिलिटीज ने मुझे इस प्लैनेट पर सबसे ताकतवर बनाया। मैंने एक एडवेंचर के बाद दूसरे एडवेंचर में खुद को पाया और समय के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे असली इरादे मेरे दिमाग से स्लिप होने लगे थे। मैं एक झूठ में ज्यादा अच्छा जी रहा था। मैं कभी ऑफिशियल मेंबर नहीं बन पाया गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का, लेकिन मुझे खुले दिल से उन्होंने अपने साथ में शामिल किया। उन्होंने मेरे अर्ली ईयर्स में मदद की, मुझे समझने में और मेरे कॉस्ट्यूम बनाने में। मैं थोड़े वक्त के लिए अपने फर्ज को भूल गया था और सिर्फ तुम्हें पालने पर फोकस कर रहा था। लेकिन जब तुम्हारे पावर्स डेवलप होना शुरू हुए तो मैंने जाना
माना कि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, तो मैंने पहला कदम लिया अर्थ की डिफेंसेस को कमजोर करने की तरफ, जो था गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को अकेले ही मार डालना। फिर मैंने मार्क को बताया कि अब तुम्हें मुझे ज्वाइन करना है और इस प्लेनेट को हमारे लोगों के हाथों में ले जाने में मदद करनी है। लेकिन ऑब्वियस है कि मार्क के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था और वो कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करूंगा, मेरे प्लेनेट को मैं तुम्हारी स्लेवरी में नहीं आने दे सकता, चाहे मैं हाफ विल्ट्रोमाइट भी क्यों ना हूँ। इसके बाद ओमनी मैन अपने बेटे को बहुत मारता है, लेकिन मार्क इसकी तरफ से ज्वाइन करने से इनकार करता है, जिसके बाद ओमनी मैन अर्थ से भाग जाता है। खैर ये तो ऑब्वियसली काफी लंबा है, लेकिन ये वो शॉर्ट और सिंपल वर्जन है। ओवरऑल नोलन इनविंसिबल यूनिवर्स में एक बेहतरीन आर्क का मालिक है, शायद सबसे अच्छे आर्क का। लेकिन इसके साथ चलते हैं पावर्स और एबिलिटीज की तरफ। अब ओमनी मैन की पावर्स को सबसे आसान तौर पर समझने का तरीका ये है कि वो एसेंशियली इनविंसिबल यूनिवर्स का सुपरमैन है। वो एक दूसरे दुनिया से आया हुआ एलियन है जो अर्थ पर आकर इनक्रेडिबल पावर के साथ उसके बचाव में मदद करता है। लेकिन फिर हमें ये पता चलता है कि वो उसके बचाव में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि प्लैनेट को गुलाम बनाने के लिए आया है। लेकिन बिल्कुल सुपरमैन की तरह वो उड़ान भर सकता है, वो रिडिकुलस तौर पर ताकतवर, तेज, मजबूत और इनवल्नरेबल है। वो 1 मिलियन टन का बोझ उठा सकता है और उसकी अपर लिमिट्स अननोन है। अब जबकि वो एक सुपरमैन लाइक कैरेक्टर है, लेकिन कमजोर नहीं है सुपरमैन के कंपैरिजन में। कम से कम उसकी जिंदगी में वो इतने ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स नहीं दिखाए गए। ओमनी मैन के उड़ान भरने का तरीका भी काफी कूल है। वो ग्रेविटॉन्स को मैनिपुलेट करके उड़ता है, जिससे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को निगेट कर सके। उसकी इनवल्नरेबिलिटी भी काफी जबरदस्त है। एक्सट्रीम गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, वो इवन सन में थोड़े समय तक सर्वाइव कर सकता है, एक्सट्रीम ठंडक में भी। ओमनी मैन के रिफ्लेक्सेस भी एक सबलिमिनल लेवल पर होते हैं। वो काफी तेजी से इंफॉर्मेशन को नेविगेट और प्रोसेस कर सकता है। उसके पास हीलिंग फैक्टर और इनक्रेडिबल स्टेमिना भी है, और इसके अलावा उसकी जिंदगी 2000 साल से ज्यादा की है। तो दोस्तों, ये थी ओमनी मैन की हिस्ट्री और ओरिजिन्स, एक सुपर हीरो कॉमिक्स के सबसे कूल कैरेक्टर्स में से एक। कमेंट्स में बताइए क्या सोचते हैं आप ओमनी मैन के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।